हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में आज हमारा टॉपिक होगा ज्वालामुखी से निर्मित भू आकृतियाँ। बहुत सारी आकृति ऐसी हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट होने से होता है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कई आकृतियाँ ऐसी हैं जिनका निर्माण जो होता है वो भूपर्पटी के ऊपर होता है और कई आकृतियाँ ऐसी हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के अंदर ही हो जाता है, मैग्मा या लावा के जमा होने से, ठोस होने से। तो उन्हीं आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस एक डायग्राम की सहायता से आप यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। सबसे पहले हमको पढ़ना है अभ्यंतरित या अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर ही लावा या मैग्मा जमकर ठोस होने से बनते हैं। जब पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो उससे जो आकृतियाँ बनती हैं उनमें हम लोग को पढ़ना है बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक, सिल, सीट, लेपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ। ये सब दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा लैकोलिथ और फैकोलिथ में क्या अंतर है, या लैकोलिथ क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। ऐसे दो दो नंबर में पूछता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये जो है पृथ्वी के या हम कहें भूपर्पटी के अंदर ही बनने वाली आकृतियाँ हैं। इनको हम लोग को पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर हम लोग को पढ़ना है बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। मतलब बाहर जब मैग्मा आ जाता है और जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो उससे कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो बहिर्वेदी में दो प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। एक केंद्रीय नलिका उद्गार होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार नलिका के माध्यम से होता है। नलिका मतलब ऐसे मान लीजिए नलिका है और ऐसे ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, और जब नलिका के माध्यम से लावा निकलता है तो किस प्रकार की ज्वालामुखी आकृति का निर्माण होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। इसमें भी उत्थित भू आकृतियाँ और अंतर्नुमा भू आकृतियाँ, क्रेटर, कॉल्डेरा, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी डॉट, ये सब पढ़ना है। फिर दरारी उद्भेदन से निर्मित भू आकृतियाँ, यानी कि मैंने बताया था आपको कि कई ज्वालामुखी ऐसे होते हैं कि उनका विस्फोट नहीं होता है। जैसे जो नलिका वाला होता है वो तो विस्फोट होता है, लेकिन बहुत सारे ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनका दरारों के माध्यम से लावा निकलता रहता है, ऐसे ऐसे दरारों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, तो दरारों के माध्यम से ऐसे ऐसे लावा निकलेगा, ऐसे ऐसे। तो इनसे भी कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश, लावा पठार, लावा मैदान, मध्य सागरीय, कटक, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, अभ्यांतरिक या अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, यानी कि जब लावा या मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, विस्फोट नहीं होता, अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप आकृतियाँ पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये हमारी परत है और इस परत के अंदर ही देखिए ये हमारा ज्वालामुखी है, परत के ऊपर है, लेकिन हम लोग उसके अंदर की बात करेंगे। ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, जैसे स्टॉक, मैंने भी बात किया था, डाइक, सिल, ये भी डाइक है, ये पाइप है, ये स्टील है, डाइक, सिल। यहाँ देखिए बैथोलिथ, ये जेनोलिथ भी। तो ये सब आकृतियाँ ऐसी हैं जो पृथ्वी के अंदर ही बन जाती हैं। अब इसको पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूंगा इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अभ्यांतरिक या अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ। जब मैग्मा, ध्यान दीजिए, जब मैग्मा भूगर्भ में विभिन्न गहराइयों में ठंडा होकर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, तब इन्हें अभ्यांतरिक या अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहते हैं। तो मैग्मा क्या है, भूगर्भ में ही गहराई में ठंडा होकर कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। अब कौन कौन से, पहला है बैथोलिथ, मैग्मा का बृहदाकार गुंबदाकार जमाव, यानी पृथ्वी के अंदर ही गुंबद टाइप का ऐसे जमाव हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा का गुंबद टाइप का जमाव हो जाएगा, तो इसको बैथोलिथ बोलेंगे। स्टॉक होता है बंद गोभी के आकार में मैग्मा का जमाव, बंद गोभी के आकार में। यहाँ आप देखिए
स्टॉक कहीं है, ये देखिए ये स्टॉक है। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा इसका जो आकार होता है वो बंद गोभी के आकार का होता है। डाइक होता है ये मैग्मा का ऊर्ध्वाधर जमाव। डाइक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा जमाव। ये देखिए ये डाइक है, ये खड़ा खड़ा जमाव है, और यहाँ भी देखिए ये खड़ा खड़ा जमाव है, तो ये डाइक हो गया। यदि सिल का आकार बहुत अब दूसरा है, अगला है सिल या सीट। तो मैग्मा का क्षैतिज जमाव होता है सिल या सीट। ये देखिए ये मैग्मा का क्षैतिज है, मतलब क्षैतिज मतलब इस तरह से, और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से। तो क्षैतिज जमाव होगा तो सिल कहलाएगा। ये देखिए सिल। और अगर खड़ा खड़ा यानी कि ऊर्ध्वाधर जमाव होगा मैग्मा का तो डाइक कहलाएगा। अब ये विभिन्न छेदों के माध्यम से इनका जमाव हो जाता है। जो दरारें होती हैं, छेद होते हैं, उसी में इनका जमाव होता है। यदि सिल का आकार बहुत कम हो जाता है तो इसे सीट कहते हैं। तो सिल और सीट एक ही है, बस सिल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि ऐसे मान लीजिए ये सिल है, और इसका आकार अगर छोटा हो जाए, इस तरह हो जाए, तो सीट हो जाता है। लोपोलिथ क्या है? मैग्मा का अवतलाकार जमाव, यानी मैग्मा जब इस प्रकार से जमा हो जाए, अवतलाकार। लैकोलिथ मैग्मा का उत्तलाकार जमाव, यानी मैग्मा उत्तलाकार हो जाए, इस प्रकार से जम जाए। तो उत्तलाकार है तो क्या हो जाएगा? लैकोलिथ। अगर अवतलाकार है यानी इस तरह से है तो लोपोलिथ। फैकोलिथ क्या है? यहाँ पे है, काट दीजिए। फैकोलिथ है मैग्मा का तरंग रूप में, अर्थात अपनति और अभिनति के रूप में जमाव। ये देखिए मैग्मा का जब ऐसे ऐसे जमाव हो जाए, अवनति और अभिनति या अपनति और अभिनति, जब इस प्रकार से मैग्मा जमता है तो आपको पता चल गया होगा कि भाई पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ मैग्मा के जमा होने से या ठोस होने से बनती है। तो डाइक जो खड़ा खड़ा है, सिल जो क्षैतिज है, लेटा, ये देखिए लेटा हुआ, और फिर बैथोलिथ यहाँ पे देखिए, फैकोलिथ। इसमें सारी आकृतियाँ नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लैकोलिथ है। अब लैकोलिथ के बारे में हमने क्या कहा था, ये देख लीजिए यहाँ पे, मैग्मा का उत्तलाकार मतलब ऐसे जमाव होना चाहिए। तो लैकोलिथ यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये ऐसे ही जमाव है। तो ऐसी सारी आकृतियाँ अंदर बनती हैं। ये सारी आकृतियाँ अंदर ही बन रही हैं, लावा ऊपर बाहर है। तो यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ये जो आपका टॉपिक था ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बैथोलिथ, स्टॉक, डाइक, सिल, सीट, लोपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये जितने भी थे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को पढ़ना है बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू-आकृतियाँ, और इसमें सबसे पहले हम लोग को केंद्रीय नलिका उद्गार पढ़ना है। इसमें ज्वालामुखी शंकु, गुंबद, डॉट, और फिर गर्तनुमा भू-आकृतियाँ जैसे क्रेटर और कॉल्डेरा, ये सब पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये वाला पढ़ेंगे, फिर बाद में ये वाला। बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू-आकृतियाँ, यानी जब मैग्मा का विस्फोट होता है, चाहे दरारों के माध्यम से हो या नलिका के माध्यम से हो, बेसिकली दो ही प्रकार से होता है, या तो नलिका के माध्यम से या दरारों के माध्यम से। तो लावा ऊपर आकर के ठोस होकर के जिस आकृति का निर्माण करता है उसे बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू-आकृतियाँ कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे केंद्रीय नलिका उद्गार। इसके अंतर्गत निर्मित होने वाली भू-आकृतियों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्थित भू-आकृतियाँ, जैसे इसमें ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी डॉट, और गर्तनुमा आकृतियाँ, क्रेटर, कॉल्डेरा। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी शंकु, ये वाला, फिर गुंबद, फिर डॉट, फिर क्रेटर, फिर कॉल्डेरा। ये सब दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार में प्राप्त लावा के जमने से, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके जमने से शंकु जैसी संरचना का निर्माण होता है, तब इसे ज्वालामुखी या लावा शंकु कहते हैं। शंकु का आकार लावा की प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के लावा शंकु निम्नलिखित हैं। यानी कि ये जो ज्वालामुखी शंकु है, जब लावा का निर्माण कैसे हो जाता है? शंकु के आकार में लावा इस प्रकार से जम जाता है, शंकु के आकार में लावा जमता चला जाता है, तो ज्वालामुखी शंकु बनता है। अब ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे
सिंडर या राख शंकु, इस शंकु का निर्माण ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थों से होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, जोरल्लो मैक्सिको में है, एक ज्वालामुखी है, तो उसका निर्माण राख शंकु के जैसा हुआ है। अम्लीय लावा शंकु, इस प्रकार के शंकु का निर्माण अम्लीय लावा के एकत्रित होने से होता है। अम्लीय लावा अत्यधिक श्यान यानी पतला होता है, अतः इससे अधिक ढाल वाले शंकुओं का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रोम्बोली। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं देना है भाई। जब लावा अम्लीय होगा तो अम्लीय शंकु का निर्माण होगा, और लावा क्षारीय होगा तो क्षारीय शंकु का निर्माण होगा, बस इतना ही है। ये देखिए, इसका निर्माण क्षारीय लावा द्वारा होता है। क्षारीय लावा आश्यान होने के कारण दूर तक फैलता है, अतः इससे निर्मित शंकु अत्यधिक छोटे होते हैं। इन्हें शील्ड शंकु भी कहते हैं। जैसे मोना केया और मौना लोआ, ये दो ज्वालामुखी हैं। तो एग्जाम्पल आप याद रखिए, ना याद या फिर ना याद रखिए, लेकिन परिभाषा थोड़ा सा याद रखिए। बेसिकली आपको ये वाली परिभाषा याद रखनी है, यही आपसे पूछा जाएगा। ज्वालामुखी शंकु डिटेल में आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि भाई अम्लीय लावा शंकु क्या है, क्षारीय क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। मिश्रित या परतदार शंकु, ये शंकु कई परतों के बने होते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचे शंकु होते हैं। ओजोस डेल सेलोडो एक ज्वालामुखी है जो इस प्रकार का शंकु बनाता है। फिर परजीवी या परपोषी शंकु, जब मिश्रित शंकु ज्वालामुखी में उद्गार बंद हो जाता है तो उसकी केंद्रीय नलिका में लावा भर जाने से नली अवरुद्ध हो जाती है। जब पुनः इसमें उद्गार की स्थिति बनती है तब मुख्य नलिका से लावा न उद्गार हो पाने की वजह से मुख्य नलिका के सहारे कई द्वितीयक नलिकाएं निर्मित हो जाती हैं, जो मुख्य शंकु के ढाल पर छोटे छोटे शंकु का निर्माण करती हैं। इन्हें ही आश्रित या परजीवी शंकु कहते हैं, जैसे शास्ता ज्वालामुखी। अब ये समझ लीजिए क्या कह रहा है। मान लीजिए ये अपना ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है और इसमें केंद्रीय नलिका है। ये सॉरी, इसको हटा देते हैं। ये ज्वालामुखी है और बीच में एक नलिका है, ये वाली। तो नलिका से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, लावा इधर से ही निकलेगा। लेकिन अब मान लीजिए नलिका में लावा भर गया है, ठंडा हो गया, जम गया, तो ये नलिका जो है पट जाएगी, एक प्रकार से भर जाएगी, तो यहाँ से उद्गार नहीं होगा। फिर जो है कहाँ से होगा उद्गार? कई छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी। जैसे इसको हटा देता हूँ। जैसे एक नलिका इधर से बन गई, एक नलिका इधर से बन गई, एक इधर से बन गई, एक इधर से, तो कई नलिकाओं के माध्यम से लावा निकलने लगेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं परपोषी शंकु, यानी कि परपोषी मतलब दूसरों के सहारे लावा निकल रहा है। अपनी जो नली थी, मेन नलिका थी, मुख्य नलिका, उसके सहारे लावा नहीं निकल रहा है। परपोषी मतलब दूसरी नलिकाओं के सहारे लावा निकल रहा है, तो इसलिए इसका परजीवी या परपोषी कहा गया है। हॉर्निटो शंकु, इसमें बूंदाकार टीले जैसे शंकु का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए चित्र भी दिया गया है। ये सिंडर ज्वालामुखी है, राख ज्वालामुखी है। इससे जो निर्मित शंकु है उसको राख शंकु बोलते हैं। ये मिश्रित या परतदार शंकु है, हॉर्निटो शंकु है। ये देखिए, ये परजीवी शंकु है। मैंने क्या कहा था, जब ये देखिए मुख्य नलिका ये है, यहाँ से लावा नहीं निकल रहा, लावा इधर से निकलने लगा, ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था। तो ये परजीवी शंकु है। ये देखिए छोटा सा, इधर भी है। और सील या क्षारीय लावा शंकु, अम्लीय लावा शंकु, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अम्लीय लावा शंकु है ऊंचा होता है, लेकिन जो क्षारीय लावा शंकु है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। अब ज्वालामुखी गुंबद क्या होता है? लावा के एकत्रित होने से निर्मित गुंबदाकार संरचना ज्वालामुखी गुंबद या लावा गुंबद कहलाता है। यानी ज्वालामुखी का लावा इकट्ठा होता चला गया, ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है ऐसे, और विस्फोट हुआ, ऐसे लावा निकला, जमता चला गया, विस्फोट होता गया, तो क्या होगा? ज्वालामुखी गुंबद का निर्माण कर देगा। यहाँ पे आप देखिए, ये डॉट है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और ये गुंबद है, ये गुंबद इस टाइप का। अब ज्वालामुखी डॉट क्या होता है ये देख लीजिए यहाँ पे चित्र। डॉट थोड़ा सा नुकीला होता है, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, और ये नुकीला नहीं होता है, गुंबद के आकार का होता है, थोड़ा गोल आकार में होता है। जब मिश्रित
ज्वालामुखी शंकु में उद्गार समाप्त हो जाता है तब उसकी नली व उसके छिद्र में लावा भर जाता है। कालांतर में शंकु के अपर्दित हो जाने से नलिका में जमा लावा स्तंभ की तरह दिखाई पड़ने लगता है। इसे लावा या ज्वालामुखी डॉट या प्लग कहते हैं। बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी है और ये मान लीजिए जो है इसका नलिका है। तो अब उद्गार यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से हो रहा है। मान लीजिए इसमें लावा भर गया, ठंडा हो गया, अब उद्गार बंद हो गया। ये जो नलिका थी इससे उद्गार बंद हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है इसका क्षरण हो जाएगा, ज्वालामुखी का क्षरण हो जाएगा। ऐसे बाहर वाला जो परत है ये सब ऐसे क्षरण हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा और आपका जो है कि यही बचा रह जाएगा, यानी नलिका ही बची रह जाएगी। तो इसे ही डॉट कहा जाता है। ये देखिए ये नलिका बची रह गई, भीतर वाला जो ठोस हो गया था। वही चीज़ है कि नली में जमा होने वाला स्तंभ की तरह दिखाई पड़ने लगता है, यानी कि नली के अंदर जो लावा जमा रहता है वो स्तंभ की तरह दिखाई पड़ने लगता है। इसे ही ज्वालामुखी डॉट कहते हैं। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्तनुमा संरचना को क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का ढाल ज्वालामुखी शंकु पर निर्भर करता है। ये देखिए क्रेटर है, कटोरे टाइप का, कुछ इस प्रकार से बनता है। कॉल्डेरा अर्थ कड़ाहा होता है। कड़ाहा यानी क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है। इसका आकार 1 किलोमीटर से अधिक होता है। कॉल्डेरा का निर्माण क्रेटर के धंसाव अथवा ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा क्रेटर के विस्तारित होने से होता है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। क्रेटर जो होता है यही जब बड़ा हो जाता है, मान लीजिए ये जो क्रेटर है टूट जाए, अंदर धंस जाए और बड़ा ऐसे फैल जाए, क्रेटर जो है ये और बड़ा हो जाए तो यही कॉल्डेरा बन जाएगा। क्रेटर का बढ़ा हुआ रूप कॉल्डेरा कहलाता है। और क्रेटर क्या है? तो एक कीपाकार, कीपाकार मतलब कीप जैसा, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की आकृति होती है। दरारी उद्गार से निर्मित भूआकृतियाँ भ्रंश है, लावा पठार है, लावा मैदान है और मध्य महासागरीय कटक है। तो ये सब मैंने आपको बताया है कि भाई जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो बीच में दरार आता है उससे लावा का निष्कर्षण होता है, लावा निकलता है। तो वो धीरे धीरे नई परत का निर्माण कर देता है। तो उससे पठार, मैदान या महासागरों में छोटे छोटे पर्वत निर्मित होते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ और शब्दावलियाँ हैं, जैसे पूछ लिया जाता है 2-2 नंबर में, जैसे गेजर क्या है? तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वे छिद्र या दरार जिनसे रुक रुक कर गर्म जल का उद्गार होता है उन्हें गेजर कहा जाता है। इनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से होता है। अब यहाँ उदाहरण दिया है, गेजर का नाम दिया है। तो गेजर क्या होता है? ज्वालामुखी क्षेत्र में छिद्र जो पाए जाते हैं या दरार जो पाई जाती है उनसे गर्म पानी निकलता रहता है, तो उसे ही गेजर कहा जाता है। धुआंरा क्या होता है? वे छिद्र या दरार जिनसे जलवाष्प तथा अन्य गैसें निकलती रहती हैं उन्हें धुआंरा कहते हैं। अब कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसें निकलती हैं। इनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण से होता है। तो गेजर प्रारंभिक चरण, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है तो सबसे पहले गर्म पानी निकलता है उस छिद्रों से। वहाँ आसपास जो छिद्र हैं, दरार हैं, उनसे गर्म पानी निकलेगा। फिर विस्फोट होगा। जब विस्फोट समाप्त हो जाएगा तब बाद में धुआं निकलेगा। विस्फोट समाप्त होने के बाद तो जो पानी निकलता है गर्म दरारों के माध्यम से या छिद्रों के माध्यम से वो गेजर कहलाते हैं। जो बाद में धुआं निकलता है, विभिन्न गैसें निकलती हैं, वो धुआंरे कहलाते हैं। तो अब ज्वालामुखी में एक ही टॉपिक बचा है जो हम लोग पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। बस आपको ये देखना है ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपका ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग भूकंप पढ़ने वाले हैं जो इसी से संबंधित टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।